वहीं राम मंदिर पर दिए गए पीएम के बयान का आरएसएस ने स्वागत करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा गया कि प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य मंदिर निर्माण की दिशा में सकारात्मक कदम लगता है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर बनाने के संकल्प का अपने साक्षात्कार में पुनः स्मरण करना ये भाजपा के पालमपुर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुरूप ही है। पीएम मोदी ने नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए उसे देश के लिए जरूरी कदम बताया। उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था की हालत बेहतर हुई है। नोटबंदी ने सबसे बड़ा काम किया है और जो आने वाले दिनों में देश को बहुत ही मजबूती, आर्थिक रूप से मजबूती देने वाला है। और वो है ये जो बोरे भर भर करके नोटें पड़ी रहती थी, वो बैंकिंग व्यवस्था में आई है। एक ईमानदारी का माहौल बना है। दूसरा, आप पहले की तुलना में टैक्स नेट में जो संख्या थी वो बढ़ी है। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर नोटबंदी पर सवाल उठाते हुए उसे गलत फैसला करार दिया। साथ ही प्रधानमंत्री पर निशाना भी साधा। किसानों का क्या हाल हुआ, छोटे दुकानदारों का क्या हुआ, छोटे व्यापारियों का क्या हुआ, 100 से ज्यादा लोग लाइनों में, आम गरीब आदमी मर गया। उस पर आज तक श्रद्धांजलि भी प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे और उनमें बीजेपी के प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री ने बयान दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में खंडित जनादेश आने की बात कही। छत्तीसगढ़ में साफ साफ नतीजा आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पराजय हुआ। लेकिन 2 राज्यों में हंग असेंबली बनी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिडिल क्लास के लोगों को टैक्स में राहत देने का दावा किया। पीएम ने दावा किया कि 2014 के मुकाबले महंगाई में काफी कमी आई है। हम 2%, 3% पर लेके आएंगे इन्फ्लेशन, जो 18% पर पहुंचा था। इसका सीधा बेनिफिट किसी को हुआ है तो मध्यम वर्ग को होता है। महंगाई अगर कंट्रोल होती है तो सबसे बड़ा जो सुविधा बढ़ती है, क्योंकि मध्यम वर्ग का व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। मध्यम वर्ग का वर्ग सामाजिक स्थिति में उसको जो रहन सहन है उसमें तो गिरावट नहीं ला सकता है, उसको बोझ झेलना पड़ता है। वो हमने उस पर से मुक्ति दिलाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं की निंदा करते हुए उनके पक्ष में उठने वाली आवाजों को गलत बताया। उन्होंने मॉब लिंचिंग को एक समस्या बताते हुए मिलकर समाधान करने का दावा भी किया। ऐसी कोई भी घटना सभ्य समाज को शोभा नहीं देती है। ऐसी घटनाओं के पक्ष में कभी भी आवाज उठनी नहीं चाहिए। ये गलत है, सरासर निंदनीय है। 2019 के चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के एकजुट होने की कोशिश पर पीएम ने निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस और दूसरे विरोधियों की रणनीति पर सवाल खड़े करते हुए आखिरी फैसला जनता पर छोड़ दिया। राज्य को लूटने वाले भी आ रहे हैं और केंद्र को भी लूटने आ रहे हैं, तो देश की जनता तय करेगी कि ये सब लूटने वालों की ताकत इकट्ठी हो रही है, उसके साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। और इसलिए जनता वर्सेस गठबंधन होने वाला है। मोदी तो जनता जनार्दन के प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है और कुछ नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी कई अहम बातें अपने इंटरव्यू में बताई। पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सरकार पर उठने वाले सवालों का बेबाकी से जवाब भी दिया। मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ा रिस्क था और रिस्क मुझे राजनीतिक फायदे और नुकसान वाला रिस्क मैं कभी सोचता नहीं हूं। मेरे जवान, उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शब्द पर जिंदगी लगाने के लिए निकल पड़े। तो उसके लिए जो कुछ भी साधनों की ज़रूरत थी, उसको भी कुछ साधन भी जुटाए गए ताकि कोई तकलीफ ना हो। दूसरा ये तय किया कि उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो ट्रेनिंग बड़े स्पेशल तरीके से की गई और वो भी सीक्रेसी मेंटेन करनी, तो स्पेशल ट्रेनिंग की गई। उसमें भूभाग, वहाँ की अड़चनें, उसको भी देखा गया। क्या क्या रुकावटें आ सकती, इमेजिनेशन करना, उसकी भी चिंता की गई। और मैं इन चीज़ों को, मेरे लिए एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, तो मैं भी उसको ज़रा बड़े चाव से समय दे करके देखता था कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और मुझे भी
एक सीखने को मिल रहा था। फिर हम जब बैठे तो हमने निर्णय किया कि भाई अब सो एंड सो डेट हम करेंगे, कौन कहाँ रहेगा उसका मेन टीम के लोग वो भी तय किया, और तय ये किया कि सूर्योदय के पहले हमारे लोग वापस आ जाने चाहिए। और मैंने स्पष्ट आदेश दिया था कि सफलता मिले या विफलता उसकी चिंता छोड़ देना, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। हम इस मोह में पड़ जाएं और फिर लंबा खींच ले, ऐसा नहीं। जो भी करना, कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, सक्सेसफुल मिशन, सक्सेसफुल हुआ विफल हो, लेकिन सूर्योदय के पहले वापस आना है। हो सकता है हम विफल होकर के लौटना पड़े तो विफल होकर लौट, मतलब सुसाइड मिशन नहीं था, लेकिन मैं मेरे जवानों को मरने नहीं दूंगा। ये मेरा पहला स्टेप था। उनको वेल इक्विप किया गया था, वेल ट्रेन किया गया था, और उनको खुद को निर्णय करने का मौका दिया था कि बताओ भाई इतना बड़ा रिस्की काम है, तो छांट करके लोग निकाले थे। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा समय भी गया था, देश में भी आक्रोश था, मैं लाइव कांटेक्ट में था, चीज़ें तो, लेकिन सुबह जानकारी आना बंद हो गया। सूर्योदय होते तक मैं फिर बेचैन होने लगा। मेरे मन में होता था कि क्या हुआ भाई, घंटे भर से कुछ खबर नहीं आ रही है, वरना तो लगातार आ रही थी, निकले हैं, पहली टुकड़ी गई, दूसरी टुकड़ी गई, ऐसा है। लेकिन सूर्योदय होने के बाद भी जब खबर नहीं आने लगी तो मैं थोड़ा बेचैन होने लगा। अब मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपनी तरफ से उधर कम्युनिकेट करूं, कहीं और तकलीफ हो जाए। तो काफ़ी यानी करीब करीब सूर्योदय के भी 1 घंटे के बाद वो समय मेरे लिए बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं जिंदा लौटने की खबर सुनने के लिए मैं बड़ा रात, वहाँ कितना नुकसान हुआ वो बात का विषय है, लेकिन मेरा जवान जिंदा लौटे मेरी पहली प्राथमिकता। फिर एक खबर आई करीब घंटे भर के बाद सूर्योदय कि अब वापस हमारी सीमा में पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी 2-3 टुकड़ियां सेफ जोन में आ गई है। लेकिन चलने ते निकलते और कहीं रेंगते हुए निकलते तो समय लगेगा, लेकिन अब हमारा सेफ जोन है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा फिर भी आखिरी व्यक्ति के पहुंचने तक मुझे खबर चाहिए, लेकिन वो हम करीब सूर्योदय के बाद 2 घंटे तक वापस आने का क्रम चला, और जब आखिरी व्यक्ति आ गया तो फिर हमने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई, और उनको मीडिया ने, आर्मी के लोगों ने आकर के सारा ब्रीफ किया। उसके बाद पाकिस्तान को बताना ये काम कैबिनेट कमेटी ने, सिक्योरिटी ने तय किया, और पहले पाकिस्तान को सूचना करो कि ऐसा ऐसा हुआ है, और उसके बाद मीडिया को बताना। तो पाकिस्तान के लोग टेलीफोन पे आते नहीं थे, मीडिया को 11 बजे बुला लिया था। मीडिया भी परेशान था कि भाई ये क्या बात है, बोलते नहीं कुछ। बात करीब 11:30 पौने 12 बजे हुई, तो 12 बजे फिर प्रेस को, सारा देश को बताया। तो मेरे लिए ये पल बहुत ही एक प्रकार से एक्साइटमेंट भी था, चिंता भी थी, और मैं पूरी तरह खुद इन्वॉल्व था, बारीक नज़र ले रहा था। लेकिन जिस प्रकार से ऑपरेशन किया, जिस बारीकी से किया, हमारी सेना की शक्ति का मुझे एक नया परिचय हुआ जी। हमारी सेना में ये जो सामर्थ्य है अद्भुत है जी, और मैं तो सर झुकाकर उनको नमन करता हूँ। कितनी बारीकी से, इतनी परफेक्टली उन्होंने प्लान किया, और इसलिए गर्व होता है हमारी सेना पर। पंजाब सरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की रिलीज को अपने राज्य में रोकने की तैयारी कर रही है। खबर है कि पंजाब सरकार के कई कैबिनेट मंत्री नहीं चाहते कि ये फिल्म पंजाब में रिलीज हो। मंत्रियों का कहना है कि फिल्म में कांग्रेस और उनके नेता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया है, और ये सब कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। आज दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ में होने वाली पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस फिल्म को पंजाब में बैन करने की मांग कई मंत्री उठा सकते हैं, और माना जा रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग में इस फिल्म की रिलीज को लेकर कोई फैसला हो सकता है।
मोहित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मोहित, जो आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इसमें फिल्म पर बैन पर फैसला हो सकता है, यानी कि पंजाब कांग्रेस ये मानती है कि इस फिल्म से उसे राजनीतिक नुकसान होगा। ये बिल्कुल, देखिए पंजाब सरकार के कई मंत्री हैं और कई बड़े नेता हैं, वो ये उनका कहना है कि ये फिल्म जानबूझकर बनाई गई है। कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की छवि को खराब करने के लिए इस फिल्म को तैयार किया गया है और जानबूझकर कांग्रेस को टारगेट किया गया है। तो अब इस फिल्म को पंजाब में इसकी रिलीज रोकी जा सके, इसको लेकर कई मंत्री खुले तौर पर इस फिल्म के विरोध में हैं और जो आज दोपहर 3 बजे पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, उसके अंदर ये मुद्दा उठाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इस फिल्म की रिलीज को पंजाब में किसी भी तरह से रोक दिया जाए या टाल दिया जाए। बिल्कुल मोहित, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। यूपी में योगी कैबिनेट ने गौ कल्याण सेस को मंजूरी दे दी है। यूपी की सभी पंचायतों, नगर पालिका और नगर निगमों में स्थायी गौशाला बनाई जाएगी। आबकारी विभाग 2% गौ कल्याण सेस लगाएगा। वहीं गौ संरक्षण सेवा केंद्र बनाने के लिए सांसद विधायक निधि से पैसा ले सकेंगे। ये 100 करोड़ रुपए केवल स्थायी निकाय का, इसका पशुपालन विभाग से कोई संबंध नहीं है। वो कार्यदायी संस्था भी वही होंगे, जमीन भी उनकी होगी और उसके बाद का संरक्षण और संवर्धन भरण पोषण भी स्थायी निकाय ही करेगा। लेकिन अब इसको हम नहीं, वो स्थानीय निकाय का तो शहर वाला है, ज्यादातर गौवंश देहात में है। ये कांजी हाउस जो थे और वो जो पिंजड़ा पद्धति एक हुआ करती थी, उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके अलावा ज़्यादातर जो शहर में एक्सीडेंट के कारण हो रहे हैं, देहात में फसलों का नुकसान हो रहा है। तो ग्राम सभा स्तर पर, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर विधायक निधि से, सांसद निधि से इस प्रकार के गौ संरक्षण सेवा सदन बनेंगे। गुरुग्राम में धूप खिलने से लोगों को भले ही कोहरे से राहत मिल गई हो, लेकिन सर्दी का सितम अभी भी जारी है। पिछले 2 दिन में लगातार सर्दी और कोहरे ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। वहीं मौसम विभाग का दावा है कि आने वाले कुछ दिन सर्दी का सितम यूं ही जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद दिल्ली एनसीआर में ठंड काफी बढ़ गई है। पिछले 2 दिन से लगातार धुंध ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। वहीं आज भले ही धुंध में कुछ कमी आई हो, लेकिन ठंड अभी भी बरकरार है और लगातार लोग ठंड को लेकर काफी परेशान हैं। भले ही स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हों, लेकिन उन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई जो सुबह जल्दी अपने कामकाज के लिए निकलते हैं। पिछले 2 दिन से धुंध लगातार इस कदर बढ़ी हुई थी कि लोगों को काफी परेशानियां हुई। न सिर्फ धुंध की वजह से बल्कि प्रदूषण का लेवल भी काफी बढ़ गया था। ऐसे में डॉक्टरों ने खास तौर से उन लोगों को सलाह दी जो सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं कि वो सुबह जल्दी सैर के लिए ना निकलें, बल्कि सूरज निकलने का इंतजार करें और उसके बाद सैर को निकलें। क्योंकि जब प्रदूषण की मात्रा जब बढ़ती है तो ऐसे लोगों को खास तौर से जिनको सांस की बीमारी है, उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अभी भी अगर हम देखें तो लगातार जो ठंड है वो बढ़ रही है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में लगातार जो ठंड है ये इसी तरह से रहने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि सुबह जो लोग कामकाज के लिए निकलते हैं उनके लिए अभी भी मुश्किलें बरकरार हैं। कैमरामैन सुनील के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 हरियाणा, गुरुग्राम। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बीती शाम कुछ आतंकवादियों ने समीर अहमद मीर नाम के स्पेशल पुलिस ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के तुरंत बाद समीर अहमद मीर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलवामा पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों और सीआरपीएफ के जवानों ने समीर अहमद मीर को श्रद्धांजलि दी। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव नए साल के मौके पर अपनी मां राबड़ी देवी से मिले, जिसके बाद उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि पार्टी में कुछ लोग उन्हें उनकी मां से दूर करने पर लगे हैं। नहीं, हम तो आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। नया साल था और काफ़ी दिन भी हो गया था, तो हम माँ को बोले थे कि 5 सितंबर में आके हमसे मिलो। हम वहीं आते हैं तो वहीं मिलने गए थे। कल ही बात हुआ था। लगातार हम लोग टच में रहते हैं, बातचीत होते रहता है, तो हम मिलने चले गए। नया साल था, आशीर्वाद लेना ज़रूरी था। जैसे माँ का आशीर्वाद ले ली तो पिता का भी आशीर्वाद हो गया, गुरु का भी आशीर्वाद हो गया। आपने कई बार कहा है हमसे बातचीत में, न्यूज़ 18 से बातचीत में, कि माँ पापा के चरणों में ही पूरा तीर्थ है, पूरा भगवान है। देखिए ये तो इसमें सच्चाई, इसमें कोई दो मत नहीं है। माँ बाप के चरण में
हर एक चीज़ है, चाहे ब्रह्मा हो या विष्णु हो या शिव हो। ये सच्चाई है, ये यथार्थ है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि पूरा तीर्थ है, सब मैं ही हूँ। इतना सख्त तेज प्रताप दिखते हैं चाहे जनता दरबार या अपने विरोधियों के सामने, उतना ही नरम अपनी माँ के पास, अपने पिताजी के पास रहते हैं। अरे नरम क्या, हम तो संतान हैं, 9 महीना उनके गर्भ में रहे हैं। बहुत लोग बहुत तरीके का पापड़ लोग बेलने का काम करते हैं, माँ बेटा को अलग भी करना चाहते हैं बहुत लोग। जो सच्चाई है वो मैं बोलता हूँ स्पष्ट। मनाने की कोशिश की, थोड़ा सा फिर से पुरानी बातों को याद दिलाने की कोशिश की। और जब माँ का आशीर्वाद मिल जाता है ना तो पूरा दुश्मन छिटा जाता है ऐसा ही। लेकिन पिछले साल में दुश्मन बहुत होंगे, 2019 में तो कोशिश करेंगे दुश्मन कम हो जाए। अरे पार्टी कार्यालय में कितना दुश्मन था पैदा हुआ है, हम यहाँ जब से आने लगे सब छिटा गया, इधर उधर भाग गया। यूपी के चंदौली में एक बेकाबू ट्रक के कच्चे मकान में घुसने से 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। गुस्साए लोगों ने शवों को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इसके बाद एसपी ने थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया। डीएम ने मरने वाले लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही। वहीं चंदौली के एसपी ने मामले में उचित कार्रवाई की बात कही। यहाँ पे घटना घटी है कि सुबह रात में भोर की बैल की गाड़ी, एक ट्रक थी नई गाड़ी जो बिना नंबर की थी, वो 24 गोवंश बैल लदे हुए थे, वो लेके एक परिवार झोपड़ी लगाया रोड पर था, जो कल्लू राम का परिवार था। एक ही परिवार के 6-7 लोग मर चुके हैं, उसकी बीवी बच्चे माताजी सहित पूरी परिवार उसकी उजड़ गई है सर। वो उसका रोड बुरा हाल है सर, गाँव में आक्रोशित हुए हैं। मुख्यमंत्री सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत परिवार को 5 लाख रुपए का जो अनुदान है वो भी दिया जा रहा है। वो भी मैं परिवार वासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से भी अधिक धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में परिवार को मिले, उसके लिए हम यहाँ से अनुशंसा करेंगे, संस्तुति करेंगे। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए परिवार प्रशासन हमेशा, सरकार और प्रशासन हमेशा परिवार के साथ। बजरंगबली की जाति और धर्म की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। इस विवाद में नया नाम यूपी के बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल का जुड़ गया है, जिन्होंने हनुमान को वैश्य समाज से जुड़ा हुआ बता दिया। इतना ही नहीं, एक कदम और आगे बढ़ते हुए विनीत अग्रवाल ने हनुमान को भगवान राम का दत्तक पुत्र तक बता दिया। वैश्य समाज श्री राम भगवान का वंशज है, तो भगवान श्री राम वैश्य समाज को एक नई दिशा, नई सोच देने वाले हमारे भगवान हैं। और भगवान हनुमान उनके दत्तक पुत्र के रूप में पहचाने जाते हैं। तो हनुमान क्या हुए, मैं तो कहता हूँ श्री राम भी और हनुमान भी दोनों वैश्य हैं।